नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में जयपुर से बड़ी खबर की। राज्य सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। सीएम उधर बगरू विधायक गंगा देवी का धरना समाप्त हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह काचरवास ने धरना समाप्त कराया है अपनी सरकार के खिलाफ। दरअसल विधायक धरने पर बैठी हुई थी, 4 दिन से धरना दे रही थी गंगा देवी, और अब मंत्री प्रताप सिंह काचरवास ने उनका धरना समाप्त कराया। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी बगरू विधायक गंगा देवी। 4 दिन से एमएलए गंगा देवी धरने पर बैठी हुई थी और आज उनका धरना समाप्त हुआ है। मंत्री प्रताप सिंह काचरवास ने उनका धरना समाप्त कराया है। 4 दिन से धरना दे रही थी गंगा देवी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। तो बगरू विधायक गंगा देवी का धरना। उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 और 23 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईपी में कार्य समिति की भी बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर पहुंचेंगे। उन्होंने गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की ऐतिहासिक जीत गुजरात में हासिल हुई, उस तरह से अब 9 राज्यों में भी बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। यहाँ 22-23 आगे के लिए हमारी यहाँ 22-23 को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति होती है। 22 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक हमारे कार्यालय पे यहाँ होगी और हमारी दूसरी बैठक 23 तारीख को हमारी ईपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उसमें 4 सत्र हमारे होंगे। वो बैठक हमारी 11:30 बजे पंजीयन से प्रारंभ होकर के 1 बजे प्रारंभ होगी और समापन हमारा उसका 5:30 बजे बाद समापन उसमें होगा। ये हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। वो हमारी 22 और 23 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को 4 बजे हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय में रहेगी। वो 1:30 आवर्स तक हमारी बैठक चलेगी और 23 तारीख को 1 बजे से हमारी ईपीए में बैठक होगी और समापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें समापन करेंगे। 23 को हमारी बैठक रहेगी। माननीय सतीश पुनिया अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 तारीख को रहेगी। उधर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें सीजन का जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आगाज हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में नोबेल विजेता इतिहासकार अब्दुल रजाक गुरनाह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में फेस्टिवल के को डायरेक्टर्स नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल और फेस्टिवल के प्रोड्यूसर संजय के रॉय का संबोधन हुआ। जेएलएफ में इस बार कला, साहित्य, संगीत के साथ साथ वैश्विक मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। इस मौके पर होटल क्लार्क्स आमेर में राजस्थानी रंगों और कलाकृतियों से उसको सजाया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्रीय गायिका सुषमा सोम और पुष्कर के नाथूलाल सोलंकी की प्रस्तुति में हुई। 19 से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में करीब 400 वक्ता इस बार शामिल होंगे। इस साल जेएलएफ की डेकोर थीम है उत्सव। इस थीम को रखा गया है। हमारे संवाददाता रजा उल्लाह खान की खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर देश सहित जो अलग अलग विश्व के कोने कोने से जो यहां पर लोग हैं वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर जो अलग अलग व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। अलग अलग जो सेशन है वो लगातार यहां पर जारी है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं अलग अलग वक्ताओं की तरफ से जो यहाँ पर लगातार जो सेशन का सीजन है वो जारी है। ऐसे में हमारे साथ में कुछ युवतियां मौजूद है जो जेएलएफ का आनंद लेने के लिए पहुंची है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से आए हैं आप? मैं गरिमा जोशी हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ।
और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के स्पीकर्स बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और वेन्यू भी बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? 16वें संस्करण के अंदर आज जो है उद्घाटन हो चुका है JLF का। My name is Muskan. I am from Jaipur itself. The experience was very amazing. The sessions were very helpful and I really loved it. 2 से 3 दिनों तक चलने वाला है, क्या कुछ आप रेगुलर यहाँ पर आएंगे? किस तरह से वक्ता वगैरह जो बुलाए गए हैं, किस तरह से हैं पूरे? वो डिपेंड करता है बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, तो कॉलेज से आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी भी हम लोग कॉलेज की तरफ से ही आए हैं, सो लेट्स सी, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर आएंगे यहाँ। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में जयपुर की कुछ युवतियां जो ये कहती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से जो आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो काफी बेहतरीन है और आगे मौका मिलता है तो हम लोग जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए, कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज। भारतीय कुश्ती संघ WFI पर देश के पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। दरअसल WFI पर अपने मनमाने नियम पहलवानों पर थोपने का आरोप है। ऐसे में भारत की झोली में मेडल डालकर देशवासियों को गौरव का अनुभव कराने वाले देश के नामचीन पहलवानों ने इसका विरोध जताते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली में धरनारत इन पहलवानों के समर्थन में अब राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया भी उतर आई हैं। उन्होंने इस मामले की निंदा करते हुए जयपुर में धरना शुरू कर दिया। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठी कृष्णा पुनिया से हमारी संवाददाता अक्षय जायसवाल ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली में पहलवान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पूर्व एथलीट और कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया यहां पर धरने पर बैठी है। उनके समर्थन में यहां पर धरने पर बैठी है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैडम, धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे यही हैं कि कल जैसे टीवी खोला, मैं अपने काउंसिल में ही मैं बैठी थी, तो मैं देखती हूँ कि विनेश और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हमारे रेसलर एथलीट्स के साथ जंतर मंतर पे दिल्ली में धरने पे बैठे हैं और उन्होंने एलिगेशन, बहुत बड़े एलिगेशन उन्होंने जो इनके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण हैं उनके ऊपर लगाया। जो रेसलिंग, जो इंडिया के रेसलिंग को जो चला रहा है उस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये व्यक्ति लड़कियों का शोषण करता है, उनके निजी जीवन में दखलंदाजी करता है, खेल को प्रभावित करता है। तो ये एलिगेशन छोटे नहीं थे और ऐसे एथलीट के द्वारा लगाया जाना जो आज एक पीक पे हैं, अपने स्टारडम के ऊपर हैं, जिनके लाइफ को भी खतरा हो सकता है, उन्हें आगे खेलने भी नहीं दिया जा सकता, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया है उन बच्चियों का आवाज़ उठाकर, उनकी आवाज़ बनकर। तो इसलिए मैं एक एथलीट होने के नाते भी मेरा मन किया कि मैं उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन करूं। मैडम, आप भी एथलीट रही हैं, उस टाइम में जब आपके साथ भी ऐसा कुछ आपने कुछ देखा, ऐसा कुछ यौन शोषण का जो मामला है, ऐसी जो हरकतें थी, उस समय भी कुछ होता था ऐसा, या अभी कुछ हो रहा है? देखिए, ये फेडरेशंस काफ़ी हैं। मैं जिस फेडरेशन के नीचे खेलती थी वो एथलेटिक फेडरेशन रही और ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगी कि मेरे व्यक्तिगत जीवन पे इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, और ना ही किसी लड़की ने मेरे साथ इस तरीके की कभी कोई बातें शेयर की। एथलेटिक फेडरेशन के लिए, हमारे लिए अच्छा माहौल वहाँ रहा। लेकिन ये आज जो ये बात उठी है, ये निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान है और ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति ही, मतलब जो संस्थान संभाल रहा हो वो गलत हो, गलत नज़रिए से देखता हो, शोषण करता हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये इन एथलीट्स के साथ हुआ है तो क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि भी है, जनता के द्वारा चुन के आया हुआ है, और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है तो ये और भी बड़े सवाल खड़े करता है। तो इसकी ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है हमारे देश के लिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुहार करती हूं कि इसमें उन एथलीट्स का सुना जाना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस विधायक भी है और क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी है, कि आप राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है। मानते रहेंगे जिनको जो मानना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं समझती हूँ कि राजनीति में आने से पहले मैं वो एथलीट रही जिसने देश के लिए पदक जीता, और मैं एक महिला भी हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं विधायक हूँ, तो हमें जनता ने ठेका नहीं दे दिया कि हम गलत बातों का समर्थन करें। जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं? वो इसीलिए चुने जाते हैं समाज के द्वारा, जनता के द्वारा, कि उनके हक की लड़ाई लड़ें। तो मैं खड़ी हूँ मैदान में, उसे आप जिस भी रूप में लेना चाहें,
लेकिन मेरा मन उन खिलाड़ियों के साथ है और उनके न्याय के लिए उनके साथ मैं खड़ी हूँ। आखिरी सवाल है मैडम, कब तक धरने पे बैठेंगे और क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर? अगर उसके ऊपर कोई सबूत मिलते हैं या आरोप साबित होते हैं तो क्या कार्रवाई होनी? आरोप साबित होते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और जिससे कि कोई और भी फेडरेशन है उनमें गलत व्यक्ति हैं, किसी शिक्षण संस्थान में हैं, कहीं सामाजिक संगठन में जुड़े हुए हैं या राजनीतिक तौर से जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों के लिए उदाहरण पेश होना चाहिए ताकि इस देश में इस तरीके की घटनाएं वो जिम्मेदार व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाएं ना कर सके। बिल्कुल, ये थी कृष्णा पूनिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि शाम 4 बजे तक ये शहीद स्मारक पर धरने पे बैठेगी। अगर ब्रजभूषण शरण के ऊपर आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ महिला पहलवानों का धरना चल रहा है। मामले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अबना बिंद्रा ने बयान देते हुए कहा कि बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित माहौल में खेल सकें, इसके लिए हर वो संभव कोशिश होनी चाहिए। उतरे हैं, मैंने तो न्यूज में कल देखा है, इट इज वेरी डीपली डिस्टर्बिंग खबर जो आई है। इसकी आई एम श्योर पूरी जांच होनी चाहिए एंड वन हैज टू गेट टू द डेप्थ ऑफ इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सामने लाती है विच इज अबाउट एथलीट सेफ गार्डिंग। हमको एक्चुअली वी हैव टू मेक श्योर दैट जो हमारे खिलाड़ी खेल खेलें एक सेफ एनवायरनमेंट उनके लिए बिल्ड हुए, एंड आई थिंक उस पर आगे ध्यान जरूर देना चाहिए। और ऑफ द पर्टिकुलर केस आई एम श्योर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एंड वी विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। आई डोंट वांट टू कमेंट स्पेसिफिकली ऑन द केस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सेफ गार्डिंग के बारे में दिस हैज ब्रॉट लाइट टू सेफ गार्डिंग, एंड उसके हमारा पूरा इकोसिस्टम को हैज टू कम टुगेदर टू वर्क वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस एस्पेक्ट, ताकि हमारे एथलीट्स एक सेफ एनवायरनमेंट में खेल सकें, एक सेफ एनवायरनमेंट में कम्पीट कर सकें। उतरे हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में 20 जनवरी से 31 जनवरी तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। जयपुर में होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि शुक्रवार सुबह होने वाली सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी गुरुवार देर रात ही आयोजन स्थल पर पहुंचना शुरू होंगे। वहीं सेना भर्ती रैली को लेकर पुलिस प्रशासन और सेना समेत अन्य विभागों की संयुक्त बैठक कर तमाम तैयारियां की गई हैं। व्यवस्था बिगाड़ने की घटनाओं को देखते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम के आसपास करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विद्याधर नगर में आज से लेकर 30 तारीख तक आर्मी भर्ती होगी, जिसमें मुख्य तौर पे फौज में नर्सिंग स्टाफ है और उनके प्रीचर्स है, इनकी ये भर्ती है। प्रशासन जो आयोजक है सेना के उच्च अधिकारी और पुलिस, इनका लगातार समन्वय चल रहा है। अतिरिक्त इसमें जाब्ता तैनात किया गया है। जो भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और आयोजकों द्वारा भी जो सिक्योरिटी विशेष जो कंसर्न्स बताए गए थे उसको ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट प्लान किया गया है। आज रात से ही डिप्लॉयमेंट इसमें शुरू हो जाएगा। कल सुबह क्योंकि दौड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि आज ही कैंडिडेट्स आएंगे, आज रात को ही, तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट भी किया गया और जॉइंट रूप से विजिट भी इसमें मौके पर वापस किया जाएगा और आवश्यक जो भी दिशा। जयपुर में चिकित्सा अधिकारी के पदों में बढ़ोतरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान राजस्थान एमबीबीएस डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से चिकित्सा अधिकारी पदों को 1762 से बढ़ाकर 4500 करने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स एसोसिएशन अपनी मांग को लेकर कई बार चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं होने पर डॉक्टर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। लेकिन पुलिस टीम मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के टेंट को भी हटा दिया गया। उधर जयपुर के मालवीय नगर जोन का स्थानीय लोगों ने घेराव कर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत जारी किए गए पट्टे में धांधली की जा रही है, आमजन को परेशान किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इन सब में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है। इसके साथ ही कहा गया
कि क्षेत्र की सड़कें टूट चुकी हैं, मगर फिर भी नगर निगम प्रशासन उन सड़कों को ठीक नहीं करवा रहा। टूटी हुई सड़कें आए दिन हादसों का कारण बनती जा रही हैं। जयपुर में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत मामले में दिव्या को गिरफ्तार किया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी के बाद उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं। आरोपी दिव्या मित्तल ने नशीली दवा के जिस केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगी, उसकी जांच ऊपर वालों की मेहरबानी से ही उससे मिली थी। जांच दिव्या को ही मिलेगी, इसके लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त थी। यह भी सामने आया कि मित्तल की उदयपुर में एक बेशकीमती जमीन पर भी नजर थी। उधर गुरुवार को गृह विभाग ने दिव्या मित्तल को सस्पेंड कर दिया। पड़ताल में सामने आया कि 11 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं की खेप पकड़ने के आरोप में नागौर के गोटन का कमल मौर्य भी आरोपी था। दिव्या ने उसके पिता पूनाराम से तत्कालीन डीजीपी एमएल लाठर को निष्पक्ष जांच करने का परिवाद दिलाया था। कहा कि इसके बाद जांच उसी के पास आएगी। पूनाराम की शिकायत पर डीजीपी ने मामला सीधे एसओजी को सौंप दिया। उन्होंने एसपी, आईजी और एडीजी क्राइम से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, ना खुद केस की फाइल देखी। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा बहुत कम होता है कि परीक्षण किए बिना जांच सीधे एसओजी को सौंप दी जाए। सवाल उठ रहा है कि इस मामले में क्या परिस्थिति रही। दरअसल नशीली दवाओं की खेप को लेकर अजमेर के 2 थानों में 3 एफआईआर दर्ज थी। अलवर गेट थाने की एफआईआर में कमल मौर्य भी आरोपी था। जयपुर के जागसू में कल्याणपुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध जताया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट को ताला जड़कर धरना दिया। वहीं सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 165 बच्चों का नामांकन है। सीकर का लाल जाते जाते 4 लोगों को नया जीवन दे गया। बता दें कि 11 जनवरी को अशोक सैनी की बाइक बस से टकरा गई थी और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद युवक का सीकर में एसके अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन कई कोशिश के बाद भी युवक को बचाना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर गिरिराज शर्मा अस्पताल प्रशासन की समझाइश के बाद अशोक के परिजनों के अंगदान के लिए सहमति दी। इसके बाद अशोक के 4 अंगों का ट्रांसप्लांट किया गया। बता दें कि मणिपाल अस्पताल में अंगदान और ट्रांसप्लांट डॉक्टर रामसरन, डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी, ज्योति बंसल और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी की मुख्य भूमिका रही। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।